नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए के इस वीकेंड एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूनाइटेड नेशंस की एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि 2024 में भारत की आबादी चीन से ज्यादा हो जाएगी और भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव होगा और इसके बहुत सारे गहरे असर होंगे। 2024 में भारत की जनसंख्या 144 करोड़ हो जाएगी और तब इतनी बड़ी आबादी को एक अच्छा जीवन देने के लिए भारत के सीमित संसाधनों पर बहुत बोझ पड़ेगा। इसी के साथ जुड़ी हुई एक बड़ी चिंता है जेंडर रेशियो, यानी लड़के और लड़कियों का अनुपात। देश के बहुत से हिस्से ऐसे हैं जहां आज भी बेटियों के जन्म पर हमदर्दी वाले अंदाज में ये कहा जाता है कि कोई बात नहीं, हौसला रखो, अगली बार बेटा ही होगा। इस विषय पर कई अभियान चलाए जा चुके हैं, न जाने कितनी फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन जनता अब तक जागी नहीं। आज हम आपको एक ऐसे गांव में लेकर चलेंगे जहां जनगणना में 1000 लड़कों पर सिर्फ 378 लड़कियों का अनुपात था। ये एक खतरनाक जेंडर रेशियो है। जिस तरह किसी बॉम्ब ब्लास्ट से इमारतें बर्बाद हो जाती हैं, ठीक उसी तरह जेंडर रेशियो खराब होने से पूरा समाज बर्बाद हो जाता है। इसलिए आज देश की बेटियों के हित में हम एक गहरा डीएनए टेस्ट करेंगे। अगर आप अपने घर में ब्लड प्रेशर मशीन्स के जरिए अपना ब्लड प्रेशर नापते हैं तो आज आपकी कई गलतफहमियां दूर हो जाएंगी, क्योंकि घर में ब्लड प्रेशर नापने वाली ज्यादातर मशीन्स की रीडिंग गलत होती है। भारत में करीब 3 करोड़ से ज्यादा लोग दिल की बीमारियों से पीड़ित हैं और दिल की बीमारियों की सबसे बड़ी वजह हाई ब्लड प्रेशर को माना जाता है। ऐसे में अगर ब्लड प्रेशर नापने वाली मशीन ही गलत रीडिंग देगी तो आप खुद को कैसे बचाएंगे? इसलिए हमारा ये डीएनए टेस्ट देखना आज आप सबके लिए बहुत जरूरी है। और आज हम मशहूर टेनिस खिलाड़ी बोरिस बेकर की कंगाली का भी डीएनए टेस्ट करेंगे। अपने जमाने में टेनिस के सुपरस्टार बोरिस बेकर के साथ ऐसा क्या हुआ, इसका जवाब हम आपको आज देंगे। ये खबर हमारे देश के युवाओं की आंखें खोल सकती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कामयाब हो जाने के बाद अपनी सफलता को संभालने की कला बहुत मुश्किल से सीख पाता है। लेकिन आज का डीएनए टेस्ट शुरू करने से पहले देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। श्रीनगर में पांथा चौक में आज सीआरपीएफ की गाड़ी पर हमला हुआ। हमले में सीआरपीएफ के एक सब इंस्पेक्टर साहब शुक्ला शहीद हो गए। सीआरपीएफ के जवान नासिर घायल भी हुए हैं, जिन्हें आर्मी के बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमले की जिम्मेदारी लश्कर ए तैयबा ने ली है। पेट्रोलिंग हो रही थी आरओपी के एरिया में और उस टाइम आतंकवादियों ने उनके ऊपर फायर किया है। रोड के बाएं साइड से फायर आया है और उसमें हमारा एक एसआई साहब शहीद हो गए हैं। हिट एंड रन है, हमने एरिया को कॉर्डन किया हुआ है। आज पुंछ में पाकिस्तान की सेना ने एलओसी पर फायरिंग भी की। इस बीच ईद के पहले कश्मीर में शांति बनाए रखने के लिए अलगाववादी यासीन मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने डीएसपी अयूब पंडित की हत्या के मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन भी किया है। पुलिस ने डीएसपी की हत्या के आरोप में 3 और लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस ने 12 लोगों की पहचान की है। 2 आरोपियों को कल ही गिरफ्तार कर लिया गया था। 22 जून को एलओसी पर पुंछ में शहीद हुए सेना के जवान संदीप जाधव को आज अंतिम विदाई दी गई। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में शहीद जाधव के 1 साल के बेटे ने उन्हें मुखाग्नि दी। शहीद जाधव इसी बेटे का जन्मदिन मनाने के लिए घर आने वाले थे। दररोजच्या घटना उराल्या, आपली वीरमरण उराली आपल्या सैनिकाला, यांची आपले ठपका आहे, याने त्यांचं नायनाट करायला पाहिजे ताबडतोब। 22 जून को ही शहीद हुए सेना के जवान सावन माने का भी आज अंतिम संस्कार हुआ। महाराष्ट्र के कोल्हापुर के गोगावे गांव में शहीद माने को अंतिम विदाई दी गई। बस यही कहना चाहता हूँ, सावन माने गया लेकिन सागर माने अभी पीछे है भगा के मारने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। वो 26 जून को व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ पहली बार मुलाकात करेंगे। उधर अमेरिका ने कहा है कि भारत दुनिया में अच्छाई की एक ताकत है, उससे रिश्ते महत्वपूर्ण हैं। भारत ने भी ट्रंप मोदी मुलाकात को अहम बताया है। हमें पूरी उम्मीद है कि जब प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट ट्रंप से मिलेंगे तो एक विस्तार से दोनों लीडर्स अपने एक्सचेंज ऑफ व्यूज होगा, एक दूसरे को जानना पहचानेंगे। व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ पहले स्टेट डिनर करने का सम्मान भी पीएम मोदी को मिलेगा। अमेरिका जाते हुए पीएम मोदी रास्ते में पुर्तगाल में रुके। यहाँ उन्होंने प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा के साथ मुलाकात की। कोस्टा के साथ मुलाकात को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि उनकी यात्रा से भारत और पुर्तगाल के रिश्ते और मजबूत होंगे।
पुर्तगाल के द्विपक्षीय दौरे पर जाने वाले मोदी पहले भारतीय पीएम हैं। महाराष्ट्र सरकार ने किसानों का 1.5 लाख रुपए तक का कर्ज माफ कर दिया है। सरकार के इस फैसले से राज्य सरकार के खजाने पर करीब 34,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा, लेकिन इससे राज्य के 89% किसानों को फायदा होगा। फडणवीस सरकार ने इस कर्ज माफी योजना को छत्रपति शिवाजी महाराज कृषि सम्मान योजना का नाम दिया है। 1.5 लाख तक जिनका कर्जा है वो पूरा कर्जा हम माफ कर रहे हैं, और जो नियमित रूप से भरने वाले किसान हैं उनको भी 25% या अधिकतम 25,000 तक अनुदान के रूप में देने का फैसला राज्य सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किसानों को दी गई राहत को देश के इतिहास की सबसे बड़ी कर्ज माफी योजना बताया है। हालांकि इनकम टैक्स भरने वाले किसानों को इस कर्ज माफी का लाभ नहीं मिलेगा। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नरोत्तम मिश्रा को चुनाव आयोग ने अयोग्य घोषित कर दिया है। नरोत्तम मिश्रा पर 2008 के विधानसभा चुनाव में पेड न्यूज का ब्यौरा न देने का आरोप है। आयोग ने नरोत्तम मिश्रा पर 3 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है। ये 2008 का मामला है, न कि इस चुनाव का। जिस वर्ष की ये शिकायत है उसके बाद मैंने नया जनादेश भी ले लिया है, तो ये इन्फेक्शस होती है ऐसा विधिवेत्ता बताते हैं। कांग्रेस ने नरोत्तम मिश्रा के इस्तीफे की मांग की है। उसमें जो फैसला निर्वाचन आयोग से आया है उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। अब बात बनती है कि तत्काल नरोत्तम जी को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। चुनाव आयोग ने जनवरी 2013 में नरोत्तम मिश्रा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। वो मान्यता तो आवश्यक है, ऑर्डर ऑफ द ऑर्डर। अगर उसमें गुंजाइश होगी कि इसके विरुद्ध हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो तो करेंगे। कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती ने आयोग से 2009 में शिकायत की थी। नरोत्तम मिश्रा दतिया से विधायक हैं। उनके पास जल संसाधन, जनसंपर्क और संसदीय कार्य मंत्रालय है। यूपी के गौतम बुद्ध नगर के पास जेवर में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को केंद्र सरकार की तरफ से मंजूरी मिल गई है। जेवर एयरपोर्ट लगभग 6 साल में बनकर तैयार होगा। पहले चरण में 10,000 करोड़ का निवेश होगा। अपेक्षा है कि 5 साल के अंदर ही अंदर ये जो एयरपोर्ट है यहाँ से विमान आए और जाएं, तो ये प्लानिंग में हम लोग लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि 5 साल के अंदर ही अंदर इसको हम लोग करवा दें। अब जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि भूमि अधिग्रहण पर निर्भर है। जितने जल्दी हम लोग भूमि अधिग्रहण का काम कर लें, विस्थापन का काम कर लें, उतने ही जल्दी एयरपोर्ट को हम लोग चालू करा सकते हैं। जेवर एयरपोर्ट के लिए करीब 3,000 हेक्टेयर जमीन की जरूरत होगी। यहाँ देश का पहला एयर कार्गो हब भी बनाया जाएगा। जेवर एयरपोर्ट के निर्माण में 15 से 20,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के गांव बादलपुर में अब तक हुए सभी तरह के जमीन अधिग्रहण की जांच होगी। ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी के चेयरमैन ने जमीन अधिग्रहण से लेकर लीज बैक और प्लॉट आवंटन की जांच के निर्देश डीएम को दिए हैं। अधिग्रहण संबंधी एक शिकायत प्राप्त हुई है। 2005-6 के मध्य 6 और 7 के मध्य के प्रकरण है और वस्तुतः उसी की एक जांच मेरे स्तर पर लंबित है। अथॉरिटी ने 2007-8 में बादलपुर में जमीन का अधिग्रहण किया था। तब मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। आरोप है कि जमीन अधिग्रहण के बाद प्लॉट अलॉटमेंट और लीज बैक के नाम पर अधिकारियों ने मायावती के करीबियों को फायदा पहुंचाया था। डीएम ने 30 जून तक जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा है। जांच रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। लाभ के पद के मामले में आम आदमी पार्टी को चुनाव आयोग से झटका लगा है। चुनाव आयोग ने संसदीय सचिव पद पर रहे आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की अर्जी को खारिज कर दिया है। इस मामले में फंसे विधायकों ने आयोग के सामने दलील दी थी कि उच्च न्यायालय उनकी नियुक्ति रद्द कर चुका है, इसलिए ये मामला खत्म कर दिया जाना चाहिए। हाई कोर्ट कहता है कि ये ऑफिस कभी था ही नहीं और इलेक्शन कमीशन कहता है कि ये ऑफिस जिसको हाई कोर्ट कहता है वो कभी था ही नहीं, उसके अंदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के ऊपर हम सुनवाई करेंगे। तो एक बड़ी ही दिलचस्प सिचुएशन है ये। जुलाई 2016 में एक वकील ने याचिका दायर कर 21 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की अपील की थी। सितंबर 2016 में दिल्ली हाई कोर्ट ने 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति को अवैध करार देते हुए रद्द करने का आदेश दिया था। संसदीय सचिव रहे 21 विधायकों की विधानसभा सदस्यता जाने का खतरा बरकरार है। आयोग अगस्त में इसी पर आखिरी फैसला सुना सकता है।